ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी असाइनमेंट का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप इजीली मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दे दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि इस असाइनमेंट में हम नेचुरलिज्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं और द चेरी ऑर्चर्ड जो कि एंटोन चेखोव ने लिखा है उसके अंदर नेचुरलिस्टिक एलिमेंट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं या रियलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने क्या शो करने की कोशिश की है अपने करेक्टर्स के थ्रू। द करेक्टर्स आर नॉट ओनली सोशल इन द सेंस दैट दे रिक्वायर द सोशल मैनरिज्म। कहते हैं जो करेक्टर चेरी ऑर्चर्ड में दिखाए गए हैं वो ना सिर्फ सोशल हैं, मतलब सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, दे रिक्वायर द सोशल मैनरिज्म, बट दे हैव अ टिपिकल हिस्ट्री। मतलब हर एक करेक्टर की कोई ना कोई टिपिकल हिस्ट्री है, कोई माजी है, कोई पास्ट की बातें हैं, विच इज़ डीपली रूटेड इन दैट पार्टिकुलर सोसाइटी, जो बहुत ही डीपली होके इस खास किस्म की सोसाइटी के साथ स्मोई हुई हैं, रूटेड हैं। टू गिव द एक्सप्रेशन ऑफ रियलिज्म, यानी कि रियलिज्म का एक्सप्रेशन, ये शक्ल देने के लिए द करेक्टर्स को आर डेलिनेटेड एज कॉन्सिस्टेंट, यानी कि करेक्टर्स को इस तरह से तरतीब दी गई है या ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है जैसे कॉन्सिस्टेंसी, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आता है, विद हार्डली अ चेंज एट ऑल, जिनमें हार्डली बमुश्किल से ही चेंजेस आती हैं। यानी कि इसकी सबसे बड़ी मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि लव बफ जो हैं, जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जब वो वापस रशिया आती हैं तो वो कर्ज़े में डूबी हुई होती हैं और उनका जो चेरी ऑर्चर्ड है इज़ गोइंग टू बी सोल्ड। लेकिन इतना ज़्यादा कर्ज़े में डूबा होने के बावजूद वो अपने आप को चेंज नहीं करती हैं, बल्कि अरिस्टोक्रेटिक तरीके से एक्स्ट्रा जो है वो पैसे खर्च करती हैं। इवन जो है वो भारी भरकम जो है वो लोन देती हैं अपने नेबर को, पिश्तिक को। इस तरह से उनका रवैया होता है। To give the expression of the realism, the characters are delineated as consistent with hardly change at all. This is quite close to the event that actually happen in daily life। कहते हैं ये जो इवेंट है ये बहुत ही क्लोजली रिलेट करता है हमारी खुद की डेली लाइफ के साथ भी, कि हकीकत में भी इस तरह के लोग हमारे माशरे में मौजूद होते हैं, हमारी सोसाइटी में होते हैं। टू कम्युनिकेट द सेंस ऑफ एक्चुअलिटी, अगर हम एक्चुअलिटी की या नेचुरलिज्म की या फिर हकीकत की, रियलिज्म की बात करते हैं, द टाइम इज़ विदाउट any complexity, it always moves forward and flashback never occur। कहते हैं ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, ये हमेशा आगे बढ़ता जाता है, फॉरवर्ड होता जाता है, और फ्लैशबैक जो है ना वो कभी भी अकर नहीं होता है। द टाइम शोन एंड द टाइम फॉलोड और chronological without any digression in the sequence। कह रहे हैं वक्त जो है वो इस तरह का दिखाया गया है जो कि क्रोनोलॉजिकल को फॉलो करता है, यानी कि उसमें कोई भी डिग्रेशन नहीं है। डिग्रेशन मतलब कोई तोड़ फोड़ या ब्रेक डाउन नहीं है, वो एकदम सीक्वेंस के साथ इवेंट्स आ रहे हैं। हर एक करेक्टर जो है वो अपने मुताबिक जो है वो किरदार अदा कर रहा है, उसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ऐसा टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया जो टॉपिक के हटके हो। वट एवर इज़ प्रेजेंटिंग ऑन द स्टेज इज़ रियल, जो कुछ भी स्टेज के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा है या परफॉर्म किया जा रहा है वो रियल है, हकीकत पे मबनी है, एंड कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड, और वो रियल वर्ल्ड के साथ क्या है, कनेक्ट है। द इवेंट्स आर अ पार्ट ऑफ एक्चुअल वर्ल्ड, यानी कि इवेंट्स यहाँ पे क्या, जो भी सिचुएशन है या जो भी कहानी है वो सारी एक्चुअल या हकीकत की दुनिया के साथ मुश्तमिल है। इट इज़ शोन थ्रू द टेक्निक ऑफ स्टेज, यानी कि ऑफ स्टेज की टेक्निक को यूज़ करके ये सब कुछ दिखाया गया है। द सेटिंग यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर सच प्लेज इज़ डोमेस्टिक। इस तरह के प्लेस के अंदर, ये जो नेचुरलिस्टिक प्लेस हैं, इस तरह के प्लेस के अंदर जो सिचुएशन होती है या फिर सेटिंग जो होती है वो डोमेस्टिक या घरेलू टाइप होती है। द सेट, द कॉस्ट्यूम्स एंड द एटमोसफेयर इज़ डिज़ाइन एज क्लोज टू रियलिटी एज कैन बी। यानी इस प्ले के अंदर या नेचुरलिस्टिक प्ले के अंदर सेट,
कॉस्ट्यूम यानी कि करेक्टर्स के जो कपड़े वगैरह हैं एंड इन्वायरमेंट जो है ना, वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो कि रियलिटी के साथ एसोसिएट कर रहा होता है. Moreover, there is not symbolism or allegorical elements involved the characters, object and events. मतलब मज़ीद ये कि इस प्ले में कोई सिम्बोलिज्म या एलिगोरिकल इवेंट इन्वॉल्व नहीं है करेक्टर्स में, ऑब्जेक्ट्स में, इवेंट्स में. हर एक सिम्बोलिज्म हर एक करेक्टर को अपने लिहाज से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड हैव नो हिडन इम्प्लीकेशन, और इसमें कोई भी हिडन इम्प्लीकेशन या तासरात नहीं है. लेट्स नाउ इंडिवर का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई करते हैं टू फाइंड आउट द टेंडेंसी का मतलब न्यू ट्रेंड्स इफ़ एनी इन द चेरी ऑर्चर्ड में न्यू टेंडेंसी देखने की कोशिश करते हैं. एज फॉर एज द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स इज कंसर्न्ड, यानी जहाँ तक करेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए या उनके किरदार की बात की जाए, दे आर व्यूड बाय द ऑडियंस एज पर्सन नॉट एक्टर, यानी कि उनको ना ऑडियंस के मुताबिक, यानी कि जो उसके सुनने वाले हैं या उसके देखने वाले जो हैं वो एज अ पर्सन देख रहे हैं, ना कि एक्टर्स. यानी कि वो इस तरह से अपनी छाप छोड़ रहे हैं या अपना इस तरह के इम्प्रेशंस या एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि ऑडियंस जो है उनको रियल के पर्सन समझ रहे हैं, जो कि रियलिटी में उनके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है. नो करेक्टर इज़ गिवन अ मोनोलॉग का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक शख्स या एक करेक्टर अकेले में डायलॉग बोल रहा होता है, सिर्फ ऑडियंस सुन रही होती है. तो इस तरह का कोई सीन नहीं है. और सोलिलोक्वी, और ये भी मोनोलॉग ही है, विच मे बी रिगार्डेड एज आ डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑडियंस, यानी कि कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो कि डायरेक्ट जो है वो ऑडियंस के साथ बात कर रहा हो. हर एक करेक्टर जो है वो अपने हिसाब से बात कर रहा है. नो करेक्टर सिम्स टू बी अ कन्वेयर, यानी कि कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है जो किसी का पैगाम या मैसेज पहुंचा रहा है. और एन एजेंट टू स्पीक आउट द फिलोसफी ऑफ द प्ले राइट, या फिर कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो कि एजेंट हो, जो कि प्ले राइट की जो फिलोसफी है उसके बारे में बात कर रहा हो. इफ़ लेंथी स्पीचेस डू अकर, अगर हम लेंथी यानी कि लंबी स्पीचेस या डायलॉग्स की बात करें जो कि प्ले के दौरान हुई हैं, एज ए केस मोस्टली विद, जो ज़्यादातर किसके साथ ज़्यादातर ये स्पीचेस लेंथी मामला हुआ है वो है ट्रॉफिमोव करेक्टर के साथ प्ले के अंदर, और गेव एंड लोपाकिन. इट इज़ टू एक्सपोज देयर ओन वैनिटीज़, यानी कि ये खुद ही अपनी जो कमज़ोरियाँ या वैनिटीज़ हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं, एंड ऑडिटीज़ एंड नॉट एज द प्ले राइट्स ड्रामेटिक डिवाइस. मोर ओवर, और मज़ीद ये कि नो करेक्टर, कोई भी करेक्टर इन द प्ले सीम्स टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम एन एलियन वर्ल्ड. अब यहाँ पे एलियन वर्ल्ड जो है ये वो नहीं है कि जहाँ से एलियन आते हैं, मतलब इसको दूसरे मीनिंग में का समझा जाए तो स्ट्रेंज, मतलब कोई भी करेक्टर जो है जो इस प्ले में दिखाया गया है वो कोई स्ट्रेंज वर्ड से नहीं आया है, बल्कि वो सोसाइटी में से ही है. और एज अ सोसाइटी मेंबर वो जो है वो प्ले या एक्ट कर रहा है. ऑल द कैरेक्टर्स हैव एन इरोकेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, यानी कि नॉट एबल टू चेंज, जो तब्दील होने के काबिल नहीं या नहीं हो सकते. एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड विद सोसाइटी, यानी कि सब करेक्टर जो है वो अनचेंजेबल हैं बिहेवियर के लिहाज से और सोसाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड रखते हैं. दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के मेंबर हैं. एंड देन temperamental bond with the soil is unquestionable. In other words, the social setup and background has a very strong influence on the behavior. कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोशल सेटअप किया गया है या जो बैकग्राउंड है प्ले का, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट डालता है रवैये पे, ऑन द बिहेवियर एंड एक्शन, जो कि वो एक्शन कर रहे हैं ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर. हर एक ख़ास किस्म का करेक्टर कोई ना कोई बिहेवियर या एक्शन कर रहा है. एज विद लवबर्व हु अराइव्स होम बिकॉज द चेरी ऑर्चर्ड इज़ टू बी सोल्ड. अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी लव बफ की, कि जब लव बफ जो है वो पेरिस से रशिया आती है तो उससे पहले ही, उसके आने से पहले ही चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी हो रही होती है. हर प्रेजेंस यानी उसकी जो मौजूदगी है इज़ दैट ऑफ बैंकरप्टी, यानी कि वो दिवालिया है, यानी कि वो
पूरी मतलब उसके ऊपर लोन या कर्जे में डूबी हुई है, विद नो कैपिटल, जिसके पास ना कोई सरमाया है, नो रिसोर्सेज, ना कोई ज़रिया है, एंड स्टेट इन द डेंजर ऑफ बीइंग ऑक्शनड। ऑक्शन यहाँ पे क्या है, नीलामी, और उसकी जो स्टेट है, स्टेट कौन, चेरी ऑर्चर्ड जो है वो नीलाम होने जा रही है। इन द फेस ऑफ ऑल दिस, यानी इस तमाम सूरत हाल के बावजूद, शी मेंटेन्स एक्स्ट्रावेगेंस, कीप सर्वेंट, मतलब वो फजूल खर्ची करती है, फिर भी कीप सर्वेंट्स, नौकर रखती है, गिव पार्टीज़, और बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करती है, एक्सपेंसिव पार्टीज़, एंड इज़ obliged टू हेल्प अदर फाइनेंशियली, और दूसरों की फाइनेंशियली हेल्प करती है। इवन शी हैज़ टू बोरो मनी फॉर ऑल दिस, यहाँ तक कि अगर उसके पास खुद भी अगर पैसे ना हो तो वो अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए मनी बोरो करके दूसरे की हेल्प करेगी। व्हेन वारिया complains that servant have almost nothing to eat, जब एक मौका आता है प्ले के अंदर जब लव जो है वो एक ट्रैम को जो है वो एक गोल्ड कॉइन दे देती है, जबकि उसके घर में खुद खाने को कुछ नहीं होता, उसके सर्वेंट्स भूखे होते हैं। इस बात पे वारिया जो है वो अपनी मदर से कंप्लेन करती है। शी रिप्लाइज, और फिर इस बात पे लव जो है वो क्या रिप्लाई देती है, व्हाट्स टू बी डन, क्या हुआ, आई एम अ फूल, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, यू शैल हैव ऑल आई हैव गॉट व्हेन वी गेट होम, कह रही है तुम ये सब कुछ हासिल कर लोगे जब हम वापस घर जाएंगे। जर्मलोई अलेक्जेंडर विच यू विल लेंड मी सम मोर, यानी कि वो मज़ीद पैसे जो है वो लोन के तौर पे लेने की रिक्वायरमेंट करती है। Why she can think of constructing ditches is again related with her social upbringing, कह रहे हैं कि वो क्यों मतलब दोबारा से मतलब डचेस वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रही है, मतलब चेरी ऑर्चर्ड को ख़त्म करके उधर छोटे छोटे प्लॉट बना के अपने लॉन को ख़त्म क्यों नहीं कर रही है। द फ्यूडल लैंड लेडी ऑफ द पास्ट कैन नेवर इमेजिन ऑफ हर नाउ चेंजेस रोल इन द सोसाइटी, यानी कि फ्यूडल लैंड लेडी यहाँ पे लव को कहा गया है, जो कि इस प्ले की हीरोइन भी हैं, और ये कहा गया है कि वो सोसाइटी के साथ अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहती हैं, वो पास्ट में ही रहना चाहती हैं। जो न्यू इरा चल रहा था, यानी उस टाइम जो लो क्लास हाई क्लास में आ रहे थे, मिडिल क्लास हाई क्लास में आ रहे थे, वर्किंग क्लास आगे जा रही थी, वो उसको नहीं करना चाहती है, बल्कि वो चेरी ऑर्चर्ड को बेचना ही नहीं चाहते। इसी वजह से शी रेडिक्यूज लोपाकिन्स आइडिया ऑफ कटिंग डाउन द ऑर्चर्ड, क्योंकि लोपाकिन ने ही उसको आइडिया दिया था कि वो अपने चेरी ऑर्चर्ड जो एस्टेट है उसको बेच दे, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, लार्ज है, और उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, और फिर इस तरह से वो अपना लोन जो है वो उतार सकती है। इस बात पर फिर भी वो लोपाकिन को बुरा भला कहती है, और उसके ये वर्ड्स होते हैं, ये डायलॉग्स होते हैं, कट इट डाउन, उसको काट दो, द चेरी ऑर्चर्ड, चेरी ऑर्चर्ड को, आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो, ये उसके डायलॉग थे। एक तरफ उसने ये भी कहा था कि अगर चेरी ऑर्चर्ड को बेचोगे तो आप लोग मुझे बेच रहे हो, यानी कि उसकी बचपन की मेमोरीज थी उसके साथ, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रही थी। ये एक नेचुरलिस्टिक एलिमेंट है। अनिया टू कंप्लेन्स ऑफ हर मदर्स बिहेवियर विच इज़ नॉट एट वन विद द सोसाइटी। अनिया जो कि लव की बेटी हैं, 17 ईयर ओल्ड, वो भी अपनी माँ के बिहेवियर पे इतराज़ करती है और नोटिस करती है कि उसकी मामा जो है वो किस तरह एक्स्ट्रावेगेंस है, और वो कहती है कि शी इज़ ऑलरेडी सोल्ड विला इन मेंटोन, मेंटोन में वो अपना जो विला है वो ऑलरेडी मतलब सोल्ड कर चुकी हैं। मामा डजंट सीम टू अंडरस्टैंड, वी सिट डाउन एट द स्टेशन रेस्टोरेंट, कह रहे हैं कि जब हम कह रही थी कि जब हम स्टेशन पे बैठे, स्टेशन रेस्टोरेंट पे बैठे, शी ऑर्डर द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन द मेन्यू, कि उसकी जो वालदा ने, लव बफ ने बहुत एक्सपेंसिव यानी कि महंगा खाना ऑर्डर किया, एंड देन टिप द वेटर रबल्स ईच, यानी कि हर एक वेटर को जो है वो रबल्स दिए, यानी कि इस पे भी उसकी अरिस्टोक्रेटिक शान और शौकत हमें नज़र आती है लव बफ की। सिमिलरली गेव्स रिएक्शन टू दिस, यानी कि गेव जो कि लव बफ का भाई है,
उसका रिएक्शन क्या था सेल ऑफ चेरी ऑर्चर्ड पे, यानी कि चेरी ऑर्चर्ड को बेचने पे, इज़ टिपिकल ऑफ द सोशल स्टेटस, यानी कि उसका भी बिहेवियर जो था वो सोशल स्टेटस का टिपिकल बिहेवियर था। ही इंजॉयड फॉर सो लॉन्ग एंड हुज वैल्यूज़ आर इनकुलेटेड इन हिज बीइंग, यानी कि उसने इस तरह से रिएक्ट किया, रेडिकुलस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, यानी कि दोनों भाई बहन जो थे वो सोशल क्लास में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, वो बिल्कुल पास्ट में ही रहना चाह रहे थे। ऑन द अदर हैंड अब हम नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं, उसमें नेचुरलिस्टिक एलिमेंट नज़र आते कि नहीं आता, लोपाकिन का। लोपाकिन गेट अ वर्किंग टेम्परामेंट एंड अ स्पिरिट टू फाइट हार्ड फ्रॉम हिज अपब्रिंगिंग, ही इज़ वेरी मच कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट। अभी यहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि लोपाकिन जैसे शुरू से मेहनती हार्ड वर्किंग था, वो अभी भी वैसा ही है, वो हालात को अपने मुताबिक ढाल भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, और बिल्कुल वो वेल अवेयर है इस हकीकत से। एक दफ़ा उसने ये भी कहा था कि ट्रू सन ऑफ अ पीसेंट एंड स्टिल अ पीसेंट तो ई, though he is a newly emerged merchant, at times accused of arrogance and snobbery, yet his mannerism with Lubboff family is quite humble, again referring to the social setup from which he evolved. यानी कि अगरचा दो ही इज़ अ न्यूली इमर्ज्ड मर्चेंट, कि वो एक नो उभरा हुआ सौदागर या एक ताजर है, एट टाइम एक्यूज्ड ऑफ एरोगेंस, यानी कि उस वक्त में जिसमें उस पर तकब्बुर और धुंधलाहट का इल्ज़ाम आयद किया गया है, एंड स्नोबरी, स्नोबरी मतलब धुंधलाहट का, यानी कि उसमें कुछ एटीट्यूड और उसको तकब्बुर वाला समझा जाता है, यट फिर भी हिज मैनरिज्म, उसका जो अंदाज़ है या उसका जो रवैया है, विद लव बव फैमिली के साथ, लव बव की फैमिली के साथ, इज़ क्वाइट हम्बल, बहुत आजजाना है, अगेन रेफरिंग टू द सोशल सेटअप फ्रॉम विच ही इवोल्व्ड, कहते हैं फिर उसी माशरती निज़ाम की निशानदेही की जा रही है जिस जहाँ से ये इवोल्व्ड हुआ है। अब यहाँ पे लोपाकिन की ना वो जो है ना मैनरिज्म को शो किया गया है, यानी कि वी कैन से रिस्पेक्टिव मैनर इज़ रिवीलिंग। लोपाकिन का जो रिस्पेक्टिव बिहेवियर है लबफ के बारे में या उसकी फैमिली के साथ जो उसकी एसोसिएशन है उसको शो किया गया है। उसका जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है उसके इन डायलॉग से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब वो कह रहा होता है लबफ को कि विथ यू आई फॉरगेट ऑल ऑफ इट, what I remember is what you did for me. I don't forget that you are more to me than my own flesh and blood. यानी कि with you I forget all of it, यानी कि जब मैं आपके साथ होता हूँ या लव बफ के साथ होता हूँ तो मैं ये सब कुछ भूल जाता हूँ। वट आई रिमेंबर, और मुझे क्या चीज़ याद रहती है, इज़ वट यू डिड फॉर मी, कि आपने जो कुछ मेरे लिए किया, यानी कि लव बफ के बहुत से एहसानात थे लोपाकिन के ऊपर और वो उनके बारे में बात कर रहा है। आई डोंट फॉरगेट, मैं वो चीज़ भूल नहीं सकता, दैट यू आर मोर टू मी, आप मेरे लिए मेरे अजीज़ से भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा आप मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। इन अबव रिमार्क्स, यानी ऊपर जो रिमार्क्स दिए हैं लोपाकिन ने लबफ को, वन कैन ईजिली स्मेल अ फार्मर सर्व, के कोई भी ये महसूस कर सकता है कि एक किसान जो वर्किंग क्लास से बिलोंग कर रहा है, टॉकिंग टू अ वंस ऑल इन ऑल फ्यूडल लेडी, जो अपनी फ्यूडल लेडी के साथ, एक अरिस्टोक्रेटिव लेडी के साथ बात कर रहा है। फर्दर इन द प्ले लोपाकिन्स कॉन्शियसनेस ऑफ हिज इलिटरेसी, यानी उसकी जो इलिटरेट यानी कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, आल्सो स्टैंड फॉर हिज सर्फ बैकग्राउंड, और वो जो थी उसकी जो इलिटरेट बिहेवियर था या उसकी जो इतना ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो उसके सर्फ बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है।